आज की क्लास में हम लोग जंगल तराई की भौगोलिक सीमा और दामिन इको का गठन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। संथाल परगना जो है 15 नवंबर 2000 के पूर्व अविभाज्य बिहार का ही एक प्रमंडल और प्रमंडल के पूर्व एक जिला था। और एक जिले के रूप में संथाल परगना का निर्माण सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुए संथाल विद्रोह जो 1855 और 1856 का ही जो हुआ था, उन्हीं का प्रत्यक्ष परिणाम था। और मैकफर्सन ने अपनी रिपोर्ट 1909 में लिखते हैं कि द क्रिएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज ए डायरेक्ट इक्वल टू द संथाल रिवोल्यूशन ऑफ रिबेलियन ऑफ 1854 टू 1855। वैसे उनका मानना था। 22 दिसंबर 1855 को पारित एक्ट के द्वारा वीरभूम जो है, जो पश्चिम बंगाल है, और भागलपुर जो अभी बिहार के सीमावर्ती संथाल बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग जिले का निर्माण किया गया, जिसे संथाल परगना जिला कहा गया। और संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया। पर इस संदेश से सरकार प्रभावित हुई। भागलपुर के कमिश्नर बिडवेल ने सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में संथाल की जायज शिकायतों का विवेचना की, और यह सोचा गया कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत संथालों पर शासन किया जाता था वही विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी। और यह निश्चित किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू सरकार के रेगुलेशन और एक्ट संथालों पर लागू नहीं होंगे। इसलिए उचित यह है कि दामिन इको और अन्य जिलों को जहां मुख्य रूप से संथाल निवासी है उपयुक्त कानूनों से अलग रखा जाए, और दामिन इको और आसपास के क्षेत्र जहां संथाल निवासित थे वीरभूम और भागलपुर से अलग कर दिए गए, और उस पर वर्णित एक्ट द्वारा उन क्षेत्रों को संथाल परगना जिला का रूप दिया गया। और बाद में अमेंडिंग एक्ट 1903 के द्वारा इस अधिनियम का नाम बदलकर संथाल परगना अधिनियम किया गया। 1855 के अधिनियम के शेड्यूल में संथाल परगना जिले में शामिल क्षेत्रों का और उल्लेख किया गया। इस प्रकार संथाल विद्रोह जो 1855 के पूर्व संथाल परगना का नाम कोई जिला नहीं था, इस क्षेत्र में जंगल तराई कहा जाता था। और कर्नल रेनेल जो थे ने जंगल तराई का एक नक्शा सन 1779 में बनाया था। और मैकफर्सन ने लिखा है कि 1765 जो है ईस्वी में जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार सरकार और बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी देने से कुछ ही वर्षों बाद यह नक्शा तैयार किया गया था। और कैप्टन ब्रुक यहाँ देख सकते हैं 1772 टू 1774, और कैप्टन ब्राउन 1774 टू 1778 ने जंगल तराई का शासन किया था। और इस नक्शे को 1787 में कैप्टन ब्राउन जो है एक प्रतिवेदन के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजा, और एक नक्शे को मैकफर्सन ने अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट 1909 में प्रकाशित किया। और इस नक्शे के अनुसार वर्तमान संथाल परगना के जामताड़ा और राजमहल अनुमंडल और हजारीबाग जो झारखंड और मुंगेर और भागलपुर जो बिहार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम का एक बहुत बड़ा भाग जंगल तराई में शामिल था। 1788 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडियन ट्रैक्ट में कैप्टन जेम्स ब्राउन ने जंगल तराई का विस्तृत विवरण लिखा है इन्हीं में। और उसके अनुसार उत्तर में भागलपुर, कोलगोंग और गंगा, और उत्तर पश्चिम में खड़गपुर पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिद्धौर और बिहार के क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में रंगपुर और पखेट के इलाकों, दक्षिण पूर्व में वीरभूम और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व में गंगा और राजमहल पहाड़ियों के कुछ भाग के समतल क्षेत्र जंगल तराई कहे जाते हैं। ये उनका 1788 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में जेम्स ब्राउन ने जंगल तराई का विस्तृत विवरण इस प्रकार दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि पहाड़िया जनजाति के लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, जिन्होंने प्राचीन और मध्यकाल में हिंदू, पठानों और मुस्लिम और मुगल शासकों
से लगातार संघर्ष किया और मुगल सम्राट द्वारा अपनी दीवानी 1765 में दिए जाने का भी विरोध किया। वस्तुतः प्लासी जो 1757 में होता है और बक्सर युद्ध जो 1764 में होता है कि युद्धों के पश्चात इस संपूर्ण क्षेत्र में पहाड़ियों का भारी आतंक फैला हुआ था, जहां शांति और प्रशासन स्थापित करना अंग्रेज अधिकारियों की प्रमुख समस्या थी। गवर्नर जो बाद में 1774 में गवर्नर जनरल कहलाते वायरिंग हेसिंगटन 1772 to 1785 ने इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया और अपने सैनिक सलाहकार जनरल बारकर की सलाह पर 1772 ईस्वी में 800 सैनिकों का एक विशेष सैनिक दल गठित करने का निर्देश दिया, जिन्हें पहले कैप्टन ब्रूक और बाद में कैप्टन ब्राउन के निर्देश में रखा गया। इन दोनों अधिकारियों ने पहाड़ियां आतंक का समाप्त करने के लिए दमन और सहानुभूति की नीति अपनाई थी और इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों के पश्चात अगस्त क्लीवलैंड ने पहाड़ियां समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया और ब्रुक और ब्राउन द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के आधार पर एक विस्तृत योजना बनाई और पेंशन की व्यवस्था की, जमींदारों के नियंत्रण की समाप्ति की, पहाड़ियां तीरंदाजी सेना का गठन किया, हिल असेंबली की स्थापना आदि क्लीवलैंड की पहाड़ियां नीतियों की प्रमुख बातें थी। क्लीवलैंड के निर्देश पर ही जमींदार की भूमि जागीरें हो गई, जिससे पहाड़ियों की भूमि को सरकार द्वारा लगान मुक्त कर दिया गया और इस प्रकार दामिन युगों के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया, जिसका सीमांकन बाद में 1833 ईस्वी में किया गया और ब्रुक, ब्राउन और क्लीवलैंड की नीतियों की काफ़ी आलोचना की गई है। वस्तुतः क्लीवलैंड ने अपनी नीति से पहाड़ियों को आपस में लड़ा दिया और उनकी परंपरागत एकता को खंडित कर दिया, पर क्लीवलैंड के उत्तराधिकारियों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। केवल फोम्बेले के समय कुछ ध्यान दिया गया। फोम्बेले के बाद पहाड़ियों पर प्रशासन का उत्तरदायित्व अब्दुल रसूल खान को सौंप दिया गया, जिस पर बहुत ही अपर्याप्त सरकारी नियंत्रण था। अब्दुल रसूल खान ने कैप्टन ब्राउन के अधीन काफ़ी अच्छा काम किया था और क्लीवलैंड के अधीन उसे सुजाबल का पद दिया गया था। अब वह पहाड़ी क्षेत्रों का व्यवहारिक प्रशासन हो गया और पहाड़ी लोगों में कौन साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन इस कौन साहब ने अपने अधिकारियों और शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसके बाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई शिकायतें की गई। इन शिकायतों और पहाड़ियों व समतल भूमि के जमींदारों के बीच झगड़ों ने सरकार को निश्चित कदम उठाने के लिए विवश किया और भविष्य में पहाड़ियों पर प्रशासन के लिए सुझाव व प्रस्ताव और किस आधार पर पहाड़ियों की जमीन की व्यवस्था की जाए और सरकार के उनका क्या संबंध हो आदि विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने भागलपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट सदरलैंड करे 1818 में अधिकृत किया। विस्तृत छानबीन और जांच व पूरे क्षेत्र पर परिभ्रमण करने के बाद सदरलैंड ने 1819 ईस्वी में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे इस क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हैं। सदरलैंड ने अपने प्रतिवेदन में कुछ इस तरह लिखा है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहला उनका है कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि पहाड़ियाँ लोगों द्वारा अधिकृत पहाड़ी ट्रैक केवल सरकार की संपत्ति है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पहाड़ी श्रृंखला से जुड़ी समतल भूमि निकटवर्ती जमींदारी जागीरों से अलग और यह सरकारी यह सरकारी जो है संपत्ति है। और तीसरा में उन्होंने कहा है तीसरा नंबर उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र जो को चिन्हित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। फोर्थ नंबर में उन्होंने कहा रेगुलेशन 1796 के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के खामियों को दूर किया जाना चाहिए। और लास्ट नंबर उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड के भुगतान की व्यवस्था अधिक ठोस आधार पर की जानी चाहिए। इसका 17 जुलाई 1823 के अपने प्रस्ताव द्वारा सरकार ने सदरलैंड के सुझावों को स्वीकार कर लिया और 1824 में जॉन पेटी वार्ड को दामिन इको का सीमांकन करने के लिए भेजा और सर्वे अधिकारी कैप्टन ट्रेनर को उसका सहयोगी नियुक्त किया गया। वार्ड और ट्रेनर ने सीमांकन का कार्य 1833 में पूरा कर लिया और इस प्रकार 1833 में दामिन इको का निर्माण हुआ। इस का एरिया 1356 वर्ग मील है। सरकारी लेखक में
मैकफर्सन ने लिखा है, परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज द डिमार्केशन ऑफ द डामिन इको एज अ गवर्नमेंट स्टेट। इस बीच जंगल तराई क्षेत्र में विभिन्न जिलों में संथालों का आगमन शुरू हो चुका था। इस क्षेत्र में संथालों के गांव तेजी से स्थापित हो रहे थे और 1837 ईस्वी में जेम्स पोटेंट को दामिन इको का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, जिन्हें संथालों का जंगलों को साफ करने के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहित और सहयोग देने का निर्देश दिया गया था। जेम्स पोटेंट की नीति से इस क्षेत्र में संथाल की भारी संख्या में निर्वासित हो गए। कैप्टन वॉल्टर एंड सेरविल के अनुसार 1838 ईस्वी में संथाल गांव की संख्या लगभग 40 थी, जिनकी आबादी करीब 3000 थी, पर 1851 ईस्वी में संथालों की संख्या 82,795 और उनकी गांवों की संख्या 1,473 हो गई थी। शीघ्र ही संथाल इस क्षेत्र में पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। इसी बीच इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में गैर आदिवासी का भी आगमन हुआ। वे भी इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में निवासित हो गए और व्यापार आदि का कार्य करने लगे। इन्होंने विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर संथालों की जमीन हड़प ली और उन्हें अधिकतम दर पर सूद देकर अपना कर्जदार बना लिया और स्वयं महाजन और जमींदार बन गए। इस महाजनों और जमींदारों ने पुलिस, रेवेन्यू और न्याय अधिकारियों के साथ मिलकर इन अधिकारियों ने भी संथाल और अन्य स्थानीय लोगों का घोर अमानवीय अत्याचार और जुल्म किए। इसके खिलाफ संथालों व अन्य लोगों में भारी असंतोष फैला, जिन्होंने 1855-56 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विदेशी शासन का सशस्त्र प्रतिवेदन किया और अपना राज स्थापित करने की पहल की। शीघ्र ही इस क्रांति से ने जन क्रांति का रूप ले लिया और बंगाल, बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े भूभाग पर यह फैल गई। इस क्रांति ने अपनी तेजी, व्यापकता और इसमें निचले वर्गों की बड़े पैमाने पर सहभागिता ने अंग्रेजी सैनिकों और असैनिक अधिकारियों को हतप्रभ कर दिया। अंग्रेजी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर सैनिक व्यवस्था कर जन क्रांति की कठोरता को दमन कर दिया और भारी संख्या में इनके नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी चढ़ा देगा। पर क्रांति का सरकार पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और 22 दिसंबर 1855 को एक्ट पारित कर गया, जिसमें संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया और अविभाज्य बंगाल के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना है। मैं बता दूं, इसमें वार्ड टेनर के सीमांकन के आधार पर इदामीन इको का जो निर्माण 1833 में हम बोले, उसमें वार्ड और टेनर के अनुसार हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो 1824 में ही हो गया था ई का, लेकिन वार्ड और टेनर के रिपोर्ट के अनुसार हम बताए, इसमें हम बोले हैं। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।